पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जिसमें कि मैं ओसीडी के एक केस के बारे में बात कर रहा हूं जिसे कि एसीटी मतलब एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की मदद से ट्रीट किया गया। उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि जो इंटरवेंशन थी वो पेशेंट पर किस तरह से दी गई और उसके फ़ायदे कैसे देखने में आए। पिछली वीडियो में बताया था कि एसीटी के क्या यूज़ होते हैं ओसीडी में, किस तरह से ओसीडी के सिम्टम्स को कम करने में एसीटी हेल्प कर सकता है, कैसे ये थर्ड वेव थेरेपी जो है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है ओसीडी का और ओसीडी जैसे दूसरे डिसऑर्डर्स का। और एक केस के बारे में बताया जिसका नाम गौरव है और उसको किस तरह से ओसीडी डेवलप हुआ, कैसे वो ओसीडी से जूझता रहा, कैसे उसका क्रोनिक डिसऑर्डर बन गया ओसीडी और जब उसके 2 महीने पहले सिम्टम्स बढ़ गए तो उनको दूर करने के लिए दवाओं के साथ उसे एसीटी को अप्लाई किए जाने का प्रपोजल दिया गया, जिसे गौरव ने एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने आपको बताया कि कैसे उसके ओसीडी के सिम्टम्स को मापा जाएगा और किस तरह से उसके रिजल्ट्स को असेस किया जाएगा एसीटी के ट्रीटमेंट को। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इंटरवेंशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो भी एसीटी के जो सिद्धांत होते हैं, प्रोसेस होते हैं या जो भी उसकी टेक्निक्स होती हैं वो पूरी की पूरी गौरव पर डिलीवर की गई 8 हफ्तों के अंदर, जिसमें कि हर हफ्ते एक सेशन होता था, मतलब 8 सेशन लिए गए, वीकली सेशन लिए गए। हर सेशन की जो ड्यूरेशन थी वो 1 घंटे की थी, जो कि स्टैंडर्ड सी एक ड्यूरेशन होती है। हर सेशन की शुरुआत में जो भी पिछले सेशन में बात की गई थी उसकी चर्चा की गई, उसको रिव्यू किया गया, पेशेंट ने क्या प्रोग्रेस दिखाई उसको रिव्यू किया गया। पिछले सेशन में जो जो स्किल्स जो जो नॉलेज के बारे में बात की थी उसको रिव्यू किया गया, बताया गया कि पेशेंट उसको कैसे समझ रहा है, कैसे उसने उसको अप्लाई किया, ये सारी चर्चा हुई। और जो भी पेशेंट को जो होमवर्क दिया जाता था, मतलब उसको करने के लिए जो टास्क दिए जाते थे, उनको भी रिव्यू किया गया। इसके बाद शुरू के कुछ मिनट स्पेंड किए जाते थे माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, जिसमें आंखें बंद करके माइंडफुलनेस की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती थी। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो पेशेंट को रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब पेशेंट का मन शरीर रिलैक्स हो जाता है, और साथ ही पेशेंट माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, उसमें एक्सपर्टाइज लेने लगता है, मतलब थेरेपिस्ट की गाइडेंस में वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से माइंडफुलनेस को एक स्किल के तौर पे सीखना जारी रखता है। और एसीटी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का सबसे अहम हिस्सा है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के द्वारा दी जाने वाली थेरेपी एसीटी का एक अहम हिस्सा है। एसीटी बिना माइंडफुलनेस के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट जितनी भी थर्ड वेव थेरेपीज हैं वो सारी करीब करीब माइंडफुलनेस पर ही बेस्ड होती हैं। इसीलिए आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो मेडिटेशन की इफेक्टिव टेक्निक है, जो कि मेंटल हेल्थ के मामलों में अप्लाई की जाती है, जिस पर सारे मनोचिकित्सक करीब करीब बिलीव करते हैं और जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, खासकर कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, करीब करीब सभी बीमारियों को दूर करने में जो हेल्पफुल होती है वो माइंडफुलनेस ही होती है। और माइंडफुलनेस एसीटी का एक बहुत ही, जिसे कहेंगे कि इंटेग्रल पार्ट है, उसका अभिन्न हिस्सा है। पहले सेशन में क्या किया गया? पहले तो गौरव की सारी हिस्ट्री ली गई, उसको रिव्यू किया गया, उसके सिम्टम्स को एक बार फिर से रिव्यू किया और बताया कि किस किस तरह के सिम्टम्स हैं, कैसे उनको हम टैकल करेंगे। पूरा रैशनल बताया गया कि एसीटी किस तरह से अप्लाई की जाएगी। एसीटी को पूरा एक्सप्लेन किया गया, एसीटी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या रिसर्च की गई है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या इसके फाउंडिंग आइडियाज़ हैं, वो सारे बात किया गया उसके बारे में। और सेशंस के बारे में पूरी आउटलाइन दी गई कि किस तरह से सेशन लिए जाएंगे। और ये जो सारे सेशन थे ये एक प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड थे, जो कि स्टीफन हेज जिसने कि ये थेरेपी बनाई है, या ये कहें कि उसको अप्लाई किया है ओसीडी और कई सारे डिसऑर्डर्स में, उन्हीं सब मैनुअल के बेसिस पर, टेक्निक्स और स्टेप्स के बेसिस पर सारी डिस्कशन की गई, उसी को अप्लाई किया गया और उसके बारे में पेशेंट से सारी बात कर ली गई। पेशेंट के साथ एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि भाई ये जो सारे सेशंस हैं ये रेगुलरली लेने हैं, इनको फॉलो करना है और इसमें जो जो बात बताई जा रही है, जो जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है। एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, कंसेंट लिया गया कि हाँ अब आपको ये करना होगा, और एक तरह का प्रॉमिस हो जाता है थेरेपी में कि आप अगर ये करोगे तो इससे आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा। इसलिए ईमानदारी रखनी है, बेईमानी से या हिचक से या बेमन से इलाज नहीं लेना, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा और भरोसा थेरेपी से भी और थेरेपिस्ट से भी उठ जाएगा। इसलिए ईमानदारी से लेते रहना है और जो भी प्लान किया जाता है उसको पूरा करना है। इसके लिए यह भी कहा गया कि पेशेंट जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है सेशंस की, ताकि उसे बाद में ये सब चीज़ें सुनने में, रिव्यू करने में मदद मिले। फिर दूसरे हफ्ते में, मतलब दूसरे सेशन में पेशेंट के
जो भी पुराने अटेम्प्ट थे अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को कंट्रोल करने के, उनको एक्सप्लोर किया गया कि कैसे वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनको भगाने की कोशिश करता है। गौरव काफ़ी गहरी आदत डेवलप कर चुका था अपनी इस बीमारी में, जिसमें कि वो अपने इंट्रूसिव थॉट्स को, ऑब्सेसिव थॉट्स को सप्रेस किया करता था। और इसी सप्रेशन की वजह से उसके जो थॉट्स थे वो बहुत रिकरेंट हो जाते थे, मतलब और भी ज़्यादा कूद कूद के दिमाग में बाहर आते थे और ऐसे में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस देते थे। तो गौरव के ये जो अटेम्प्ट्स थे अपने थॉट्स को भगाने के, दबाने के, इसकी व्यर्थता को, इसके फिजूलपन को बताया गया गौरव को एक मेटाफर की मदद से। मतलब कि जितने भी ये ऑब्सेसिव रूमिनेशन थॉट्स को जब वो रेजिस्ट करता है, उनको दबाने की कोशिश करता है और वो बार बार पलट पलट के वापस आते रहते हैं, उसे ये कॉन्सेप्ट समझाया गया कि कैसे ये बेकार है उसका सप्रेस करना, कैसे उसका सप्रेस करना थॉट्स को बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। उसे एक क्विक सैंड मेटाफर की मदद से बताया गया, मतलब दलदल का उसे एक उदाहरण दिया गया कि जैसे एक दलदल है जिसमें एक आदमी फंस जाता है और वो जितना ज़्यादा उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है उतना ही ज़्यादा वो उसमें धंसता जाता है, उसमें और भी ज़्यादा नीचे डूबता जाता है। तो क्विक सैंड मतलब दलदल एक ऐसा एक ट्रैप हो जाता है जिसके अंदर जितना ज़्यादा प्रयास लिया जाएगा कि मैं उससे बाहर आ जाऊं, हाथ पैर चलाऊं, बाहर आऊं, उतना ज़्यादा कोई व्यक्ति उसमें धंसता जाता है। इसी तरह से गौरव को भी प्रोत्साहित किया गया कि वो अपने ओसीडी को इसी तरह देखे कि जितना ज़्यादा वो हाथ पैर मारेगा, जितना ज़्यादा वो कोशिश करेगा कि इन थॉट्स को दबा दे, हटा दे, निकाल दे, किसी तरह से इनसे बाहर आ जाए, उतना ज़्यादा वो इसके जंजाल में फंसता जाएगा। ओसीडी और भी ज़्यादा उसे घेरता जाएगा। इस तरह से गौरव को समझाया गया कि अगर कोई व्यक्ति इन अनवांटेड थॉट्स से रेजिस्ट करना बंद कर दे, उनसे स्ट्रगल करना बंद कर दे, तो ज़्यादा अच्छा चांस है कि वो इनको ओवरकम कर सकता है, इनसे छुटकारा पा सकता है, इनको सॉल्व कर सकता है। बस इतना ही करना है कि इन अनवांटेड थॉट्स से स्ट्रगल करना बंद करना है। अब हुआ थर्ड सेशन और इसमें गौरव को बताया गया, पूरा दर्शाया गया कि कैसे हम धोखे में रहते हैं जब हम ऐसा मानते हैं कि हम अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें उसे कैमल इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में एक ऊंट का मेटाफर दिया गया, समझाया गया और उसकी मदद से उसको बताया गया और कहा कि वो पूरी तरह से कोशिश करे कि वो एक रेगिस्तान को इमेजिन करे और ध्यान रखे कि उस रेगिस्तान में ऊंट दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसे में गौरव ने देखा, या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो वो यही पाएगा कि जितना ज़्यादा वो किसी इमेज को हटाने की, दबाने की कोशिश करता है, कैसी भी इमेज हो, यहाँ तो ऊंट है, ऊंट के अलावा वो कुछ भी हो सकता है, जितना ज़्यादा उसको भगाने की कोशिश करेगा, एग्जैक्ट वही इमेज, वही आइडिया उसके दिमाग में बार बार आएगा। इनफैक्ट उसकी चेतना के बिल्कुल केंद्र में केवल वही विचार घूमना शुरू कर देगा, दौड़ना शुरू कर देगा। इसी के साथ थेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया गौरव को कि जितने ज़्यादा वो अटेम्प्ट लेता है ऑब्सेसिव थॉट्स को अवॉइड करने के, उससे सिर्फ उन ऑब्सेसिव थॉट्स को और भी ज़्यादा फ्यूल मिलता है, तेल मिलता है और वो उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। सेशन के अंत में गौरव को कहा गया कि वो अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को एक डायरी में, थॉट डायरी में रिकॉर्ड करना शुरू करे। अब आया चौथा सेशन और इसमें गौरव को डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझाया गया, कॉग्निटिव डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझाया गया। उसको बताया गया कि ऑब्सेसिव थॉट्स की जो एक तरह की भाषा है, मतलब ऑब्सेसिव थॉट्स कैसे आते हैं, क्या हमारे मन में बनते हैं, वो बिल्कुल अलग है उससे कि हम उसको क्या मीनिंग देते हैं। हम जो उसे मीनिंग देते हैं, हम जिस तरीके से उसके प्रति सोचते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उससे उसकी एक्चुअल जो नेचर है वो बहुत अलग है। ऑब्सेसिव थॉट एक्चुअल में शायद बहुत थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है, पर हम उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं क्योंकि हम अपना कोई मीनिंग दे देते हैं और इस तरह से हम ऑब्सेसिव थॉट को अपने द्वारा दिए गए मीनिंग से अलग कर सकते हैं। इसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। मतलब उसका मीनिंग और वो विचार दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर हम उन्हें डीफ्यूज कर दें, उनको अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। इसको क्लैरिफाई करने के लिए थेरेपिस्ट ने गौरव को कहा कि मिल्क मतलब कि दूध, इस शब्द को बार बार रिपीट करता रहे जब तक कि केवल दूध शब्द की, मिल्क शब्द की केवल आवाज भर रह जाए और उसको जो हम मीनिंग देते हैं अपने मन में वो खत्म हो जाए।
क्योंकि दूध का एक मीनिंग होता है। जब मैंने कहा दूध, आपके मन में एक चित्र आया दूध का, सफ़ेद रंग का एक तरल पदार्थ। आप पीते हैं, आपने उसे कहाँ देखा है? गाय भैंस से निकलते हुए देखा है, किसी थैले में देखा है, किसी दूध वाले के पास देखा है, दूध में चीनी शक्कर मिलाकर उसको पीते हुए देखा है, दूध को उबलते हुए देखा है, दूध को ठंडा होते हुए, दूध को गर्म होते हुए देखा है। बड़े सारे मीनिंग हैं जो कि दूध के नाम से एसोसिएटेड हैं। पर एक बार दूध 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 बोलते जाएंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ नाम ही रह गया दूध, एक शब्द रह गया दूध, उसके पीछे का मीनिंग दिमाग से गायब हो जाता है। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। केवल आवाज भर रह जाए, केवल शब्द भर रह जाए, उसके पीछे का मीनिंग खत्म हो जाए। इस तरह से अपने विचारों को, अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को उनके दिए हुए मीनिंग से अलग करना है कि केवल बस विचार भर रह जाए, केवल बस ऑब्सेसिव थॉट रह जाए और उसको दिया गया मीनिंग खत्म हो जाए। ऐसे में ऑब्सेसिव थॉट की ताकत खत्म हो जाती है, उससे जुड़ी हुई एंग्जाइटी खत्म हो जाती है और एक व्यक्ति को चैन मिलता है, शांति मिलती है और उसके मन पर पड़ने वाला जो जोर है इन ऑब्सेसिव थॉट्स का, वो हल्का हो जाता है। ये ऑब्सेसिव थॉट्स परेशान नहीं करती, तंग नहीं करती और इनके बोझ से एक व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अब अगले हफ्ते 5वें सेशन में माइंडफुलनेस के बारे में समझाया गया, उसके बारे में बात हुई। माइंडफुलनेस को समझाने के लिए लीव्स ऑन अ स्ट्रीम, एक नदी पे पत्तों का मेटाफर यूज किया गया, एक्सरसाइज यूज की गई इनफैक्ट, जहां उस क्लाइंट को, मतलब कि गौरव को कहा गया कि अपने को ऐसे इमेजिन करें जैसे कि एक नदी के किनारे वो बैठा है और अपने विचारों को इस तरह से देख रहा है जैसे कि वो पानी के सरफेस पर तैरते हुए कुछ पत्तियां हैं। गौरव को कहा गया कि अपने थॉट्स को विजुलाइज करे, देखे वो किस तरह के चित्र हैं उसके मन में, उनको जीता जागता देखे, कितने भी डिस्ट्रेसिंग क्यों ना हो उनको देखे और इस तरह से देखे कि जैसे वो फ्लोट कर रही हैं। बहुत सारे विचार, चित्र बिल्कुल ऐसे जैसे वो ताज़ा हैं, कैसे भी हों, और वो बह रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, पानी के ऊपर बहते जा रहे हैं। और किसी भी विचार को कोई प्रतिक्रिया मत दो कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। किसी भी तरीके के विचार पर कोई रिस्पॉन्स मत दो, कैसा भी वो इमोशन क्यों ना कैरी करती हो, बस उसे देखते जाओ। इस एक्सरसाइज को करने के लिए गौरव के साथ थोड़ा गाइडेड इमेजरी की एक्सरसाइज को भी यूज़ किया गया कि मतलब इस एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा गाइडेड इमेजरी एक्सरसाइज करे, अपने को थोड़ा विजुलाइज करे कहीं किसी ऐसे सीरीन और किसी शांत जगह पर जहाँ पर वो काम हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ताकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी ना आए, क्योंकि वो बहुत सारी थॉट्स को देखेगा तो बेचैनी आ सकती है। और बहुत ही आराम आराम से उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई, बहुत ही लो टोन में, लो वॉल्यूम में उसको कुछ सजेशंस दी गई जिसको कि वो फॉलो करे, सुने। एक हिप्नोटिक इफेक्ट क्रिएट किया गया जिससे कि वो आराम आराम से थेरेपिस्ट की आवाज़ को सुनता रहे और धीरे धीरे एक ट्रांस में चला जाए जिससे कि वो रिलैक्स हो पाए, क्योंकि ऐसे टाइम पर रिलैक्स होना बेहद ज़रूरी था और इसी के लिए एक्सरसाइज के बीच बीच में उसे रिलैक्स भी किया गया। गौरव ने देखा कि अरे इस एक्सरसाइज ने तो कमाल कर दिया, उसके और उसके विचारों के बीच एक दूरी पैदा कर दी जिससे कि उसके अंदर उन विचारों को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की इच्छा करीब करीब खत्म हो गई। उसने ऐसा पाया, गौरव ने ऐसा देखा कि अब उसे फील ही नहीं हो रहा कि वो इन विचारों को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि अब उसे कोई नीड ही फील नहीं हो रही, इच्छा ही महसूस नहीं हो रही। बस वो विचार हैं, विचार की तरह उन्हें देख रहा है। अब उन विचारों का कुछ नहीं करना, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे, चले जाएंगे, बस ऐसा देखना है। और ऐसे में उसका मन शांत होने लगा। उसने देखा कि मेरे अंदर बेचैनी, घबराहट, चिंता, एंजाइटी कम हो रही है। छठे सेशन में एक कॉन्सेप्ट उसे इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहते हैं सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट। चेस बोर्ड का मेटाफर इसके लिए यूज किया गया। ऐसा बोला गया कि मान लो तुम एक चेस बोर्ड हो, चेस का जो बोर्ड होता है तुम वो हो, और तुम्हारे जो विचार हैं वो उस चेस बोर्ड पे पड़े पीसीज हैं। और जैसा कि होता है कि काले और सफ़ेद रंग के जो पीसीज होते हैं वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं चेस में, इसी तरह से एक व्यक्ति के मन में प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, अच्छी और बुरी थॉट्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के प्रति संघर्ष करती रहती हैं। और इसी तरह जैसे कि चेस बोर्ड के ऊपर की जाने वाली लड़ाई, मतलब सफ़ेद और काले रंग के जो वो पीसीज हैं चेस के,
उनके बीच की लड़ाई चेस बोर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, चेस बोर्ड को कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह से मन में आ रहे विचार कैसे भी दौड़ते भागते रहें, कितने भी आपस में लड़ते रहें, कितनी भी बेचैनियां रहें उनमें, कितनी भी उनके अंदर खुशियां रहें, वो एक व्यक्ति के मन को प्रभावित नहीं कर सकती। उन विचारों में वो ताकत नहीं होती। ये विचार कभी भी उस व्यक्ति को नहीं बदलते, क्योंकि वो विचार आकर चले जाते हैं, उन विचारों में वो ताकत नहीं होती। जैसे कि चेस बोर्ड पे पड़े पीसेस, जो प्यादे, राजा, हाथी, घोड़े होते हैं, वो कभी भी चेस बोर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। उसी तरह से विचार भी एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मतलब विचार बदल जाएंगे पर व्यक्ति नहीं बदलेगा। मतलब कि व्यक्ति यानी कि जो वो पर्सन है वो अनचेंज्ड रहेगा। इसे कहा जाता है सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट। मतलब उस पर्सन का सेल्फ, उसका व्यक्तित्व नहीं बदलता, वो व्यक्ति वैसा का वैसा बना रहता है। तो कितने भी बुरे विचार क्यों ना आ जाएं, वह व्यक्ति फिर भी वही रहेगा जैसा वो हमेशा रहा है। इस मेटाफर की मदद से गौरव ने ऐसा महसूस किया कि मैं अपने विचारों से अलग हूं। मैं अपने विचारों से क्योंकि अलग हूं, इसलिए विचार कुछ भी आए वो मुझे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे उन पर प्रतिक्रिया देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उसका डिस्ट्रेस कम हुआ और ऑब्सेसिव थॉट्स की वजह से होने वाली एंजाइटी उसमें काफ़ी कम हो गई। अब आया 7वां सेशन, जिसमें वैल्यूज़ के बारे में बात की गई। ACT का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वैल्यूज़, जिसके प्रति कमिट किया जाता है। अभी तक तो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट चल रहा था कि कैसे विचारों को एक्सेप्ट किया जाए और कैसे उनसे संघर्ष छोड़ा जाए। अब बात आएगी कमिटमेंट की, और कमिटमेंट की जब बात आएगी तो हमें बात करनी होगी वैल्यूज़ की। तो अब 7वें सेशन में वैल्यूज़ के बारे में बात हुई, मूल्यों के बारे में बात हुई। गौरव से पूछा गया कि अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा सोचो, उनको थोड़ा इमेजिन करो, विजुलाइज करो। किस टाइप की ऐसी वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं तुम्हारे जीवन में जिनके प्रति तुम एक कमिटमेंट रखना चाहते हो, जिनके भरोसे तुम पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हो। कौन से ऐसे मूल्य हैं, तुम्हारी वैल्यूज़ हैं जिसके प्रति तुम पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार हो, जो तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी हैं और अपने जीवन को बहुत भरा पूरा पाते हो अगर तुम इन मूल्यों को हासिल कर लो या इनके मुताबिक जीवन जीना शुरू कर दो। इसके बारे में सोचो, ऐसा कहा गया गौरव को। उसको कहा कि इन सब मूल्यों को पूरा करने के लिए, इनके मुताबिक जीवन जीने के लिए कौन से ऐसे गोल्स हैं जो तुम रखना चाहोगे। मतलब किस लक्ष्य की मदद से तुम इन वैल्यूज़ को जी सकते हो, ताकि तुम्हारी वैल्यूज़ बनी रहें और इनको और ज़्यादा गहराई से तुम अनुभव करते रहो। और एक कमिटमेंट दिखाओ ताकि तुम अपने एक्शंस को उन गोल्स की, उन लक्ष्यों की दिशा में लगा पाओ, उस दिशा में मोड़ पाओ, जिससे कि तुम ना ही केवल उन लक्ष्यों को अचीव कर पाओ, साथ ही अपने मूल्यों के प्रति पूरे ईमानदार रह पाओ और उनसे संतुष्टि ले पाओ। तो गौरव ने बताया कि मेरे को हमेशा से बड़ा अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी पर्पसफुल, मीनिंगफुल फील होता है जब मैं दूसरों को उनकी स्ट्रगल्स दूर करने में मदद देता हुआ खुद को पाता हूँ, या ऐसा महसूस करता हूँ या सोचता हूँ। गौरव जो था वो एक MBA प्रोफेशनल था, जो कि HR में स्पेशलाइज्ड था, और उसका काम ही यही था कि वो नए जो भी लोग जॉब लेते हैं, उसकी कंपनी में जो भी नए लोग एंट्री लेते हैं, इंटरव्यू के बाद जिन लोगों की ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग को पूरा मेंटर करता था, उसको गाइड करता था और उन नए एम्प्लॉयज़ को वो कोच करता था। और वो अपने प्रोफेशन के इस हिस्से से बहुत लगाव रखता था, बहुत महत्वपूर्ण मानता था अपने काम को। तो ऐसा पाया गया कि अगर वो पूरे दिल से अपने इन लक्ष्यों को पूरा करने में लग जाए, जिससे कि वो एक संतुष्टि भरा जीवन जी सकता है, बावजूद इसके कि उसको एंजाइटी हो रही है, बावजूद इसके कि उसको कुछ कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स बीच में परेशान करती रहती हैं, पर अगर वो पूरे शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ अपने इन मूल्यों को जीने में लग जाए, तो काफ़ी हद तक उसकी एंजाइटी दूर होगी और वो एक बेहतर जीवन जी पाएगा। अब बात करेंगे आखिरी सेशन की, 8वें सेशन की, जिसमें सभी पहलुओं पर फिर से बात की गई। पूरा फोकस किया गया कि भाई माइंडफुलनेस कैसे काम करती है, उसके सिद्धांतों पर बात हुई। डिस्ट्रेसिंग थॉट्स को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, क्यों ज़रूरी होता है, उसके बारे में चर्चा हुई। और ऑब्सेसिव थॉट्स से खुद को कैसे अलग किया जाए, अपनी सेल्फ को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अलग किया जाए, डिफ्यूज़ किया जाए, और ऑब्सेसिव थॉट्स को उनका जो मीनिंग हम देते हैं उससे कैसे डिफ्यूज़ किया जाए, इसके बारे में फिर से चर्चा हुई, फिर से हमने रिव्यू किया। जो भी पिछले पूरे 8 हफ्तों में जो भी डिस्कशंस हुई थी, जो भी स्किल्स पेशेंट ने, मतलब गौरव ने लर्न किए थे, उसको बताए गए थे, वो जो भी सीखा समझा, उस सब के बारे में बात हुई, चर्चा हुई, और गौरव को कहा गया
कि ये सारे के सारे जो स्टेप्स बताए हैं, टेक्निक्स, एक्सरसाइज बताई हैं, इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि अगर रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे और अगर इस उम्मीद में रहोगे कि भाई अब तो थेरेपी के 6-8 हफ्ते हो गए, अब तो मैं ठीक हो जाना चाहिए, अगर इस तरह से चलोगे तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि इन सभी प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस को रेगुलरली, कंसिस्टेंटली खुद परफॉर्म करते रहना ज़रूरी है। इस तरह से परफॉर्म करते रहना ज़रूरी है जब तक कि वो तुम्हारे नेचर का पार्ट ना बन जाएं या ये तुम्हारा दूसरा नेचर ना बन जाएं। तब तक करते रहो। करो, इन प्रिंसिपल्स पर बिलीव करो, इनको प्रैक्टिस में लाओ और पूरी शिद्दत से इनको अपनाते रहो। तभी इन प्रिंसिपल्स का, इस थेरेपी का पूरा असर देखने में आएगा। अंत में 8वें सेशन के अंत में ऑब्सेसिव थॉट्स को कुछ इस तरह से देखा गया, समझा गया कि ये सभी आपके जीवन के, मतलब गौरव को समझाया गया कि ये सभी तुम्हारे जीवन के हिस्से हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से, मतलब एक तरफ ओसीडी थॉट्स हैं, एक तरफ तुम्हारे लाइफ के दूसरे इश्यूज हैं, एक तरफ तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम्हारी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, ये सारी जो टोटैलिटी में जो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा जीवन है, इन सब का एक हिस्सा रहा है ओसीडी, इन सब का हिस्सा रहा है ये ऑब्सेसिव थॉट्स। इसलिए ये मत सोचो, ये बिल्कुल मत सोचना कि ओसीडी तुम्हारे जीवन के रास्ते में अड़चन डालेगा, एक मन मुताबिक जीवन जीने में तुम्हारे लिए बाधा डालेगा और ये तुम्हारा दुश्मन है, ऐसे नहीं सोचना। जबकि तुम एक बेहतर, एनरिचिंग, फुलफिल्ड, संतुष्टि से भरी, वैल्यू बेस्ड लाइफ, मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित जीवन तुम जी सकते हो, बावजूद इसके कि तुम्हें ओसीडी है और वो क्रोनिक रहा है। इसलिए ओसीडी तुम्हारे जीवन को बेहतर तरह से जीने में अगर अड़चन डालता है तो तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि उस ओसीडी से बिना कोई अड़चन महसूस किए भी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। इस बारे में गौरव से डिटेल में चर्चा की गई और लास्ट सेशन थोड़ा लंबा भी रहा, करीब 1.5 घंटे का रहा। तो उसको समझाया गया गौरव को कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि भले ही तुम्हें ओसीडी है, भले ही तुम कई सालों से इससे जूझ रहे हो, पर फिर भी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि तुम जीवन भर ऐसे ही परेशान रहो, ऐसे ही दुखी रहो और केवल तभी अपने अंदर सुख की कामना करो जब तुम्हें लगे कि ये सिम्टम्स पूरी तरह से चले जाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि सिम्टम्स के जाने के बाद ही तुम सुखी हो पाओगे। तुम इन सिम्टम्स के रहते हुए भी एक अच्छा, संतुष्टि से भरा जीवन जी सकते हो और यह बात गौरव के दिमाग में अच्छे से डाल दी गई। इस केस का तीसरा भाग मैं अगली वीडियो में, जो कि इस वीडियो का तीसरा पार्ट होगा, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करूंगा। कुछ ऐसी बातें समझाऊंगा, कुछ ऐसा निचोड़ आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप ओसीडी को एसीटी की मदद से दूर करने में हेल्पफुल पाएंगे। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको समझनी ज़रूरी हैं, जिससे कि आप एसीटी की मदद से ओसीडी को दूर भगा सकते हैं और जो समझनी जाननी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और साथ ही इस केस के अंदर जो टेस्ट पर जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो फिलहाल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।